नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव पर मंदिर से निकली सवारी। भैरवगढ़ जेल पर जेल अधीक्षक और कैदियों ने किया महाकाल के सेनापति का पूजन। उज्जैन में अघन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर 5 दिसंबर को मध्यरात्रि 12 बजे भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके पश्चात अगले दिन 6 दिसंबर को शाम 4 बजे परंपरा अनुसार भगवान काल भैरव की सवारी मंदिर परिसर से निकाली गई। अघन कृष्ण अष्टमी पर भगवान भैरव के जन्म की मान्यता है। इस दिन शहर के पुराण प्रसिद्ध अष्टमहाभैरव मंदिरों में भगवान का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। जन्म के अगले दिन भगवान भैरव पालकी में सवार होकर भक्तों के दर्शन देने निकलते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज महाकाल बाबा के सेनापति भगवान काल भैरव की सवारी निकाली गई। काल भैरव मंदिर की परंपरा अनुसार दोपहर 3:30 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भगवान काल भैरव को सिंधिया शाही पगड़ी धारण कराकर पूजा अर्चना किया। इसके बाद शाम 4 बजे मंदिर के सभा मंडप में पालकी में विराजित भगवान काल भैरव के रजत मुखारविंद का पूजन कर सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। जेल तिराहे पर भैरवगढ़ जेल अधीक्षक द्वारा पालकी का पूजन किया गया। इसके बाद सवारी शिप्रा के सिद्धवट घाट की ओर रवाना हुई। परंपरागत मार्ग से होकर सवारी शिप्रा के सिद्धवट घाट पहुंची। यहाँ वैकुंठ द्वार पर पुजारी भगवान काल भैरव व चरण पादुका का पूजन किया। पूजन पश्चात सवारी पुनः मंदिर की ओर रवाना हुई। रात करीब 8 बजे बाबा काल भैरव की पालकी मंदिर पहुंची। ये काल भैरव भगवान की सवारी जन्माष्टमी के अवसर पर, उनके जन्म के अवसर पर अपनी प्रजा के हालचाल जानने के उपलक्ष्य में निकलती है। भैरव बाबा अपने घर से, अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, इसलिए सवारी निकलती है। फिलहाल हम लोग जेल चौराहे से आगे आ चुके हैं। जेल के अंदर जो कैदी और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं और अब मंदिर प्रांगण, जेल प्रांगण से बाहर निकलते हम लोग सिद्धवट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। जेल के क्या मान्यता है जेल में जाने की? जेल के कैदी जो कि अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत रहे हैं, वे क्षमा याचना के तौर पर उनको क्षमा करने के हिसाब से भगवान उनको दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अलग से दर्शन करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। सिंधिया परिवार की तरफ से सिंधिया परिवार की तरफ से ही पगड़ी चढ़ती है, वहीं की पगड़ी बाबा को धारण कराई जाती है और अष्टमी पर विशेषतः वहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा पगड़ी लेकर आई जाती है। आपका नाम? ऐश्वर्य दत्त चतुर्वेदी। हम लोग सब गुजरात से आए 2005 से लगातार आते रहते बाबा की सवारी में। ये हमारा पूरा परिवार है गुजरात का। हर साल 2 सवारी होती है, दोनों सवारी में सब लोग आ जाते हैं। विशेषता ये है कि बाबा की कोई भी मंत्र रखो, दिल से बोल दो, अपने आप हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। दोबारा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बाबा इतना सुन लेते हैं बाबा। अरे पूरा परिवार है हमारा, 50 लोगों का, 50 लोग हम लोग आए हैं। सब बाबा की सवारी में आनंद मंगलम करने के लिए आए और मौत बोलते रहते और सब बोलते आधे। ये बाबा का आशीर्वाद लेने आए सब लोग। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। गुजरात से हम लोग आए, अमरेली से, और बाबा का आशीर्वाद लेकर हम सब लोग जाएंगे यहाँ से। दोबारा बाबा बुलाएंगे तो दोबारा आएंगे। उज्जैन में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से लगातार मौसम में ठंडक बनी हुई है। शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। मौसम का असर शमशान घाट में भी देखने को मिल रहा है। ठंड और मावठे के मौसम में अंतिम संस्कार के लिए लाए हुए शव अर्धजले रह रहे हैं। ऐसे में समाजसेवी अनिल डागर द्वारा इन अर्धजले शवों को जलाया जा रहा है। अनिल डागर ने आरोप लगाया कि शमशान समिति द्वारा कमजोर कंडे और लकड़ियां कम दिए जाने की ऐसी स्थिति बन रही है। समिति जो लकड़ियां 150 रुपये क्विंटल में देनी चाहिए वह 700 रुपये क्विंटल में दी जा रही है। अनिल डागर ने बताया कि ठंडे मौसम और बारिश के कारण लकड़ी गीली हो रही है। ऐसे में अंतिम संस्कार के बाद बॉडी पूरी तरह जल नहीं पा रही है। ऐसे में प्रतिदिन शाम को वे चक्र तीर्थ पहुंचकर इन अर्धजली लाशों को जला रहे हैं। डागर ने बताया कि ठंड के समय में शव को जलने में करीब 5 घंटे, बारिश के मौसम में 6 घंटे और गर्मी में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ऊपर से शमशान समिति द्वारा लकड़ी कंडे में किए जा रहे हेरफेर के कारण शवों के साथ ऐसी दुर्गति हो रही है। अनिल डागर करीब 30 सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अनिल डागर ने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब बॉडी पर वजन नहीं रखा जाए तो लाशें उठ जाती हैं, लकड़ी कम रखी जाए तब ऐसी घटनाएं होती हैं। कारण ये है कि शमशान में जो समिति है वो रेख देख नहीं करती है। वो जो कर्मचारी, जो संस्था, जो वहाँ बैठते हैं, जो रसीदें बनाते हैं, वही उन्हीं के आवरण रहता है सारा। तो वो क्या करते हैं, सस्ती लकड़ी आती है 150 रुपये कुंटल शमशान के नाम से आती है और उसे 700 रुपये कुंटल में शव जलाने के लिए देते हैं। ये वो भी गीली लकड़ी खरीद रहे हैं। अब शव यहाँ लेके आते हैं, उनको थोड़ी मालूम है कि लकड़ी गीली है कि सूखी। वो तो बेचारे शौक में रहते हैं, तो वो जला के चले जाते हैं। और कंडा आता है 2 रुपये का, तो ये देते हैं 5 रुपये रास।
राल का पैकेट आता है 60 रुपये, 35 रुपये का तो देते हैं, 60-150 रुपये में। तो ऐसी लूटपाट, मतलब शमशान के धार्मिक नगरी के अंदर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और लाशें कच्ची रह रही, इस कारण कच्ची रह रही है लाशें। और जलाने के बाद ये तो चले जाते हैं घर के लोग, फिर वो कच्ची रह जाती तो मुझे जाके उसको जलाना पड़ता है। दूसरी बात ये कि लकड़ी कम लेते हैं, गरीब लोग आ जाते हैं, लकड़ी कम लेते हैं तो लाश जलती नहीं, उठ के बैठ जाती, तो रात में उसको भी मुझे बिठाना पड़ता है। बहुत सारी परेशानी है इस कलयुग के अंदर, इस धार्मिक नगरी के अंदर। किसी का ध्यान नहीं है, ना किसी पॉलिटिक्स का ध्यान है, ना किसी समिति वाले कोई ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ ऐसी शिकायत आ रही है, ये लाशें नहीं जल रही है। बहुत सारी शिकायत है वहाँ पे, पर क्या किया जाए। कम से कम 1000 गाड़ियाँ अभी तक चोरी हो चुकी होगी वहाँ पर महाकाल। वहाँ पर दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जनता आने लगी क्योंकि 10 भुजानाथ मंदिर है, वो सरकारी मंदिर है। वो उस मंदिर पे भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। वो बाकी ओवरहेंड हो जाए, कलेक्टर के अधीन हो जाए तो वो पुलिस प्रशासन अपने अंडर में ले ले, तो वो कम से कम गाड़ियाँ नहीं उठे, चोरी नहीं हुई। शव यात्रा लेके आते हैं, उनकी गाड़ियाँ चोरी हो रही है आते हैं बस। वो तो बाकी सब ठीक है, बस ओपनिंग ही करते हैं ये, बाकी झांकता कोई भी नहीं है कि वहाँ क्या स्थिति है, कितने कर्मचारी हैं, कितनी बजे बंद हो रही लाश। 9 बजे तक, 10 बजे तक बंद होना चाहिए, 8 बजे बंद करके चले जाते हैं वो लोग, और फिर वो लाश लेके खड़े रहते हैं, तो रात में मुझे जाके उसको जलवाना पड़ता है। मेरा नाम अनिल डागर। 10:30 बजे महापौर श्री मुकेश टिटवाल ने निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह के साथ नगर निगम के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। निरीक्षण के दौरान महापौर और आयुक्त ने संयुक्त रूप से उपस्थिति पत्रक चेक करते हुए विभागों में उपस्थित कर्मचारियों के भौतिक सत्यापन किया। जो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए रजिस्टर्ड नित सहायक आयुक्त के सुपुर्द किए गए तथा निर्देशित किया गया कि अनुपस्थित कर्मचारी निगम आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें। महापौर श्री मुकेश टिटवाल ने निर्देशित किया कि नगर निगम आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं से संबद्ध एक शासकीय संस्था है। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि वे समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर पूर्ण समर्पण से आम नागरिकों की सेवा करें। विभागीय रिकॉर्ड और प्रपत्र आदि व्यवस्थित रखते हुए विभागीय कक्षों की समुचित सफाई सुनिश्चित करें। पधारने वाले नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उन्हें यथोचित सहयोग करें। आज हमने नगर पालिका निगम के हमारे सारे विभागों का निरीक्षण किया और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग हैं वो सब लोग समय पर आए और आकर के यहाँ पे हमारे उज्जैन नगर वासियों की जो भी समस्याएं जिस भी कार्य के लिए आते हैं उनका तुरंत निराकरण करें। उन पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज जो लोग अनुपस्थित पाए गए हैं उनकी अनुपस्थिति लगाई है और कमिश्नर के कक्ष में सारे उपस्थित रजिस्टर रखे हैं। जो भी देर से आने वाला अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाकर के स्पष्टीकरण देगा और उनको बताएगा। ग्राम चंदेसरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर निकाली शोभा यात्रा। अतिथि के रूप में शामिल हुए महंत हृदयगिरी जी महाराज उज्जैन के देवास रोड स्थित ग्राम चंदेसरा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। कथा समाप्ति के पश्चात शोभा यात्रा ग्रामीणों में विभिन्न मार्गों से निकाली गई। भागवत कथा के समापन में अतिथि के रूप में महंत हृदयगिरी जी महाराज जगन्नाथ मंदिर पेशवा घाट महेश्वर भी शामिल हुए। कथा आयोजक प्रवीण पटेल ने बताया कि कथा आयोजन 30 नवंबर को 6 दिसंबर तक के है। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन मालवा माटी के युवा संत पंडित अर्जुन गौतम के द्वारा किया जा रहा था, जिसका समापन बुधवार को होने पर ग्रामीण क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भागवत पोथी और कथावाचक संत पंडित अर्जुन गौतम का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसकी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। इस मौके पर जगदीश चंद्र पटेल, राधेश्याम पटेल, मनोहर पटेल, नरेंद्र पटेल, प्रवीण पटेल आदि लोग उपस्थित थे। मालूम हो कि कथा का आयोजन पटेल परिवार द्वारा कराया गया था। दिसंबर से 6 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चंदेसरा में चल रहा था, जिसका आज यज्ञ पूजन के साथ में विश्राम हुआ है। गांव में शोभा यात्रा भी निकाली गई। हिंदुत्व के चिन्ह धारण किए जाए, सनातन ही शाश्वत है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजन था। पंडित अर्जुन गौतम यात्रा अच्छी रही। यहाँ पर पूरे गांव के सारे मेहमान, आसपास के गांव के सभी लोग एकत्रित होकर शोभा यात्रा निकाली गई पंडित अर्जुन गौतम जी के सानिध्य में। और जहाँ तक भागवत कथा का सवाल है, जो कि 7 दिनों से विगत ये भागवत कथा चलती आ रही है और यहाँ पर सभी भक्तों ने अर्जुन गौतम जी का भागवत कथा का पूर्ण लाभ लिया और आज शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। आपका नाम? मैं मनोहर परमार। ये हमारा भगवत सप्ताह जो चल रहा था
30 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसके आयोजन रखा गया था। आज इसका समापन हुआ है और समापन के दौरान पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और आज विशेष रूप से महेश्वर से श्री दत्त अखाड़े के जूना दत्त अखाड़े के महंत श्री हृदयगिरी जी पधारे थे और उन्होंने भी अपने आशीर्वचनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कथा का वाचन अर्जुन जी गौतम द्वारा किया गया। कहाँ के गौतम सिपरा विहार नागझेरी रहते हैं। इनके द्वारा कथाएं की गई थी और क्या लोग हुआ शामिल? कहाँ कौन लोग शामिल हुए थे? कहाँ से यात्रा निकली? पूरे उज्जैन, इंदौर आसपास के शाजापुर, देवास जितने भी जिले हैं सभी दूर से श्रद्धालु आए थे कथा का श्रवण करने। कथा का उद्देश्य भी नहीं, बस ऐसे ही हर्षोल्लास के हिसाब से। प्रवीण पटेल। एकता नगर में आरोपियों द्वारा लड़की से छेड़छाड़ करने का विरोध करना पिता को भारी पड़ गया। जब वह विरोध करने गया तो आरोपियों ने उसको जमकर मारपीट की। नीलगंगा थाना क्षेत्र के एकता नगर में मारपीट का मामला सामने आया है। घायल गणेश ने जानकारी देते हुए बताया कि भोई समाज के कुछ लोग रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब युवती ने अपने पिता गणेश को इस बारे में जानकारी दी, गणेश ने छेड़छाड़ करने वाले लोग को समझाइश देना चाहा तो उन्होंने गणेश को घेर लिया और जमकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में गणेश घायल है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। नीलगंगा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल ने बताया कि करीब 7 से 8 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। बात के लिए विवाद हुआ कि मेरे बच्ची उन्होंने जाती है 2-3 चक्कर पहले भी उन्होंने छेड़ा, तो कल समझाने गया उनको, उन्होंने मेरे को घेर के अंदर कमरे में घेर के मारा। पूरा भोई है सब एक समाज के उधर, और मैं अकेला पड़ गया वहाँ पे। कितने लोगों ने हमला करा है? कम से कम 7-8 जने थे ये, पूरे भोई लोग। तो आपकी लड़की काम पे से आ रही थी। कहाँ पे काम करती है आपकी लड़की? ना खेड़े। ये जब विवाद हुआ कौन सी जगह पर हुआ विवाद? ये एकता नगर में हुआ। क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई आपने? नीलगंगा थाना। अहिल्या भावड़ी में रहने वाले परिवार के 4 सदस्यों को जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने जमकर पीटा। चारों की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। मागडौन थाना क्षेत्र के ग्राम अहिल्या बावड़ी में जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों के साथ जमकर मारपीट के मामले में 3 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ठीक से उपचार नहीं होने के चलते परिजनों ने उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया है। घायल महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव के कुछ दबंग लोग जिन्होंने जमीन हड़पने के इरादे से कोर्ट में केस लगाया था, लेकिन कुछ दिन कोर्ट में केस चलने के बाद उन्होंने राजीनामा कर लिया। फिलहाल जमीन पर खेती घायलों का परिवार ही कर रहा है। युवती ने बताया कि जब उसकी छोटी बहन प्याज की फसल में पानी दे रही थी, तभी आरोपी आए और उसे उठा कर ले गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जब इस बात की सूचना बड़ी बहन और उसके परिवार को लगी तो वे उसे छुड़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने परिवारजनों के साथ जमकर मारपीट की। चारों को इतना मारा कि एक आईसीयू में 2 बेड पर रेस्ट है और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जी बताइए किस प्रकार घटना हुई यहाँ पे? मेरे साथ मारपीट हुई है और मेरे साथ मेरी फैमिली का भी मारपीट हुई है। मेरा नाम विष्णु चौहान है और मैं कपेली अहिल्या बावड़ी की रहने वाली हूँ। मैं थाना माखड़ोन लगता है, जिला उज्जैन लगता है। वहाँ पर हमारा 2017 से एक ज़मीन विवाद चल रहा था। उसकी कार्यवाही कोर्ट में भी चल रही थी। राजीनामा के दौरान हमारा सारा केस सुलझ गया था और वो ज़मीन हमारे पास थी। वो ज़मीन गुर्जर समाज के लोग छुड़वाना चाहते थे और यह कंटिन्यू वारदात वाले हमारे खेत पर आते रहे थे, लेकिन हमने वो खेत वगैरह कुछ भी उनको नहीं दिया है और हम खेती कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन कल करीबन 1:30 बजे के समथिंग मेरी छोटी बहन अनीता वहाँ पर प्याज को पानी पिला रही थी। करीबन 3 से 4 लोग वहाँ आए और उसको ज़बरदस्ती उठाकर उनके खेत, पास में ही उनका खेत है, वहाँ ले गए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट करने के दौरान मेरी मम्मी पास में थी और वो वहाँ पर आई और छुड़ाई, तो मेरी मम्मी को भी मारपीट की। उन्होंने लाठी से मारी। 3 से 4 जन कंटिन्यू मारते रहे, जिनमें से एक है बद्रीलाल, एक है शिवलाल, एक अजय गुज्जर, जगदीश गुज्जर और एक हुकम सिंह माधव सिंह। ये 5 लोगों ने कंटिन्यू मेरी मम्मी को मारा, फिर मेरी छोटी सिस्टर को मारा, फिर मुझे मारा और फिर मेरे पापा को मारा। और इस तरीके से मारा कि मेरी छोटी बहन आईसीयू में है
उसको अभी बहुत कंडीशन ख़राब है। मेरी मम्मी बेड रेस्ट पर है, वो बोल नहीं पा रही है और मैं ना तो चल पा रही हूँ ना उठ पा रही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, आप देख सकते हैं। और मेरे पापा हैं, उनकी भी हालत सीरियस है। हमने इस घटनाक्रम के बारे में माकड़ों थाने में इन्फॉर्म किया और वहाँ से हमें फ़ौरन जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहाँ पर हमारी सूचना नहीं हुई। आज हम प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर हमारा इलाज चल रहा है। कहाँ की घटना है, कितने बजे घटना है? ये घटना है अहिल्या बावड़ी कपेली की, करीबन 1:30 बजे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विष्णु चौहान है। किस किस को चोट आई? ये मुझे यानी विष्णु चौहान को, मेरी छोटी सिस्टर अनीता चौहान को, मेरे पापा गोपाल सिंह चौहान और तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।